एक ऐसा भी समय था जब अमित शाह पर हत्या, अपहरण और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप लगे। उन्हें जेल जाना पड़ा और अपने ही राज्य गुजरात से बाहर रहने की शर्त का सामना करना पड़ा। उस दौर के कई लोगों ने ये तक कह दिया कि अब उनका राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन वक्त बदला और कुछ ही सालों बाद वही अमित शाह देश के सबसे शक्तिशाली नेताओं में गिने जाने लगे। आखिरकार इस सफर में ऐसा क्या हुआ कि उनके खिलाफ लगे आरोप साबित हुए या फिर अदालत ने कुछ और कहा। जेल के 90 दिनों से लेकर देश के गृह मंत्री बनने तक की यह कहानी भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। इस वीडियो में हम पूरे घटनाक्रम को आसान भाषा में अदालत के रिकॉर्ड और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2010 अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे और राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ रहा था। लेकिन जुलाई 2010 में एक ऐसी घटना हुई जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी। सीबीआई ने अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी का आरोप था कि वह 2005 के सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले के मुख्य साजिशकर्ता थे। इसी मामले में उन पर हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। इन आरोपों के बाद यह केस देश के सबसे चर्चित राजनीतिक और कानूनी मामलों में शामिल हो गया। हालांकि उस समय ये सीबीआई के आरोप थे, अदालत का अंतिम फैसला नहीं। आगे चलकर इस केस में कई बड़े कानूनी मोड़ आए जिन्होंने इसकी पूरी दिशा ही बदल दी। उस समय माहौल ऐसा बन चुका था कि विपक्षी दलों और कई राजनीतिक विश्लेषकों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि अमित शाह का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। मीडिया के एक हिस्से में उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और क्रिमिनल मास्टरमाइंड जैसे नामों से संबोधित किया जाने लगा। चारों तरफ यही चर्चा थी कि क्या यह उनके राजनीतिक सफर का अंत है या फिर कहानी में अभी कोई नया मोड़ आना बाकी है। गिरफ्तारी के बाद अमित शाह को साबरमती जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने करीब 90 दिन बिताए। लेकिन यह समय सिर्फ कानूनी लड़ाई का नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। इसी दौरान उनकी मां कुसुमबेन का निधन हो गया। जेल में होने की वजह से वह अपने मां के अंतिम पलों में भी उनके साथ नहीं रह सके। किसी भी बेटे के लिए इससे बड़ा दर्द शायद ही और कुछ हो सकता है। कहा जाता है इस घटना ने उन्हें अंदर से पूरी तरह से बदल दिया और भावनात्मक रूप से पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना दिया। लेकिन इस कठिन समय में उन्होंने हार नहीं मानी। जेल में अपना समय सिर्फ इंतज़ार करते हुए बिताने के बजाय उन्होंने उसे सीखने का मौका बना लिया। उन्होंने चाणक्य नीति का गहराई से अध्ययन किया और छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य और राजनीतिक रणनीतियों को समझा। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेल का यही दौर उनके लिए किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं था, जहां उन्होंने ऐसी रणनीतिक सोच विकसित की जिसका असर बाद के वर्षों में उनकी राजनीति में भी दिखाई दिया। जेल से जमानत मिलने के बाद भी अमित शाह की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर एक शर्त लगाई, वह अपने ही गृह राज्य यानी कि गुजरात में प्रवेश नहीं कर सकते थे। यानी जिस राज्य में उन्होंने वर्षों तक राजनीति की, उसी से उन्हें कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ा। साल 2010 से 2012 तक उन्होंने दिल्ली के गुजरात भवन के एक छोटे से कमरे में रहकर अपना समय बिताया। ये दौर उनके लिए किसी राजनीतिक वनवास से कम नहीं था। बताया जाता है कि उनकी गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जाती थी। वहीं दूसरी ओर उनके परिवार को भी भारी सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी सोनल शाह और परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस पूरे विवाद का असर झेलना पड़ा। लेकिन इस कठिन दौर में भी उन्होंने खुद को राजनीति से दूर नहीं किया। दिल्ली के उस छोटे कमरे को उन्होंने अपने रणनीति का केंद्र बना लिया। घंटों तक देश का राजनीतिक नक्शा समझते, अलग अलग राज्यों का अध्ययन करते और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जटिल राजनीति को गहराई से समझने में जुटे रहे। आगे चलकर यही तैयारी उनके राजनीतिक सफर में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। दिल्ली में बिताए गए इन 2 वर्षों ने अमित शाह की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। कहा जाता है इसी दौरान उन्होंने ये समझा कि अगर व्यवस्था में बदलाव लाना है तो बाहर से लड़ने के बजाय उसके भीतर जाकर काम करना होगा। यही सोच आगे चलकर उनकी राजनीतिक रणनीति की नींव बनी। साल 2012 में
जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में प्रवेश पर रोक हटा दी तो वे दोबारा सक्रिय राजनीति में लौटे और इसी समय उन्होंने सोच लिया अब सिर्फ गुजरात नहीं पूरा देश जीतना है। इसके बाद इस मामले में भी एक बड़ा कानूनी मोड़ आया। 2014 में विशेष सीबीआई अदालत ने अमित शाह को इस मामले में डिस्चार्ज कर दिया, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। बाद में इस फैसले को चुनौती भी दी गई, लेकिन उच्च न्यायालयों ने इसे बरकरार रखा। इसके साथ ही वर्षों से उनके ऊपर लगे इस मामले का कानूनी अध्याय लगभग समाप्त हो गया, जबकि उनके समर्थकों ने इसे राजनीतिक साजिश के आरोपों से जुड़ा मामला बताया। कहते हैं राजनीति में वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। साल 2010 में जब अमित शाह की गिरफ्तारी हुई तब केंद्र में पी चिदम्बरम केंद्रीय गृह मंत्री थे और सीबीआई ने शाह को गिरफ्तार किया था। फिर वक्त ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। 2019 में अमित शाह खुद देश के केंद्रीय गृह मंत्री बन गए और उसी साल INX मीडिया के मामले में सीबीआई ने पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया और उन्हें करीब 105 दिन तिहाड़ जेल में बिताने पड़े। राजनीतिक विश्लेषक अक्सर इस घटनाक्रम को समय के एक बड़े उलटफेर के रूप में देखते हैं। कभी जिस दौर में अमित शाह खुद जांच और गिरफ्तारी का सामना कर रहे थे, कुछ वर्षों बाद वह देश के गृह मंत्री बन चुके थे, जबकि उस समय के गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम खुद कानूनी जांच और जेल का सामना कर रहे थे। समर्थक इसे समय का चक्र कहते हैं, जबकि आलोचक इसे केवल दो अलग अलग कानूनी मामलों का संयोग मानते हैं। आज भी अमित शाह के राजनीतिक सफर पर बहस खत्म नहीं हुई है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने कुछ लंबित मामलों का जिक्र किया है, जिसमें आपराधिक धमकी, मानहानि और विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने जैसे आरोपों से जुड़े मामले शामिल रहे हैं। इसके अलावा उनके भाषणों और कथित स्पून गेट विवाद को लेकर भी समय समय पर सवाल उठे। हालांकि इन विवादों में उन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया नहीं गया और कुछ मामलों में अदालत से भी राहत मिली। यही वजह है कि अमित शाह का राजनीतिक सफर आज भी दो अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। कुछ लोग उन्हें एक बेहतरीन रणनीतिकार मानते हैं तो कुछ उनके पुराने विवादों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन एक बात तय है, भारतीय राजनीति में अमित शाह का नाम हमेशा चर्चा का विषय रहा है। वैसे आप उनको किस रूप में देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही इसी टाइप की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे ये भी कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।